संविधान के जो मौलिक अधिकार है ना, वो चौथा नंबर का मौलिक अधिकार हमें क्या अधिकार देता है? वो देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो धार्मिक स्वतंत्रता क्या हुआ? धार्मिक स्वतंत्रता का मतलब हुआ कि अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में इसके बारे में जिक्र है। अनुच्छेद 25 हमें क्या बोलती है? 25 ये बोलती है कि हम, आपको पता है कि हमारा भारत विभिन्न धर्मों का एक देश है, जहां पर तरह तरह के धर्म के लोग रहते हैं, है ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, इसके अलावा भी बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, ठीक है। तो उन सभी धर्म के लोगों को अपने धर्म से संबंधित जो बातें हैं, है ना, उन बातों को मानने के लिए, उनका प्रचार प्रसार करने के लिए और अपने धर्म के बारे में दूसरे लोगों को बताने के लिए ये जो अनुच्छेद है वो अधिकार देती है, ठीक है। ये चीज हो गया अनुच्छेद। अब इसके साथ ही साथ अनुच्छेद 25 जो है ना, वो कुछ विशेष धर्म वालों को कुछ विशेष कानूनी क्या बोलना चाहिए, कानूनी ऐसा प्रावधान भी देती है जो बाकियों के लिए थोड़ा सा प्रतिबंधित होता है, लेकिन इन लोगों को लिए छूट रहता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं, आप लोग सिख लोगों को देखे होंगे, सिख लोग कभी गाड़ी चलाते हैं ना, बाइक चलाते हैं, तो सिख लोग कभी हेलमेट नहीं लगाते, ठीक है। तो वो क्या पहनते हैं? पगड़ी पहनते हैं। अगर एक बार उन लोगों ने पगड़ी पहन लिया ना, तो पगड़ी पहनने के बाद उसको पुलिस इसलिए नहीं रोक सकती कि वो हेलमेट नहीं लगाया है, उसको धर्म के आधार पर स्वतंत्रता है। इसी प्रकार सिख लोग देखेंगे, कुछ सिख लोग अपने पास ना कटार रखते हैं। कहने वालों को देखे होंगे, जो जैन ऋषि मुनि होती हैं, वो कुछ जगह ना बगैर कपड़ों के रहते हैं, मतलब एकदम नग्न अवस्था में रहते हैं। तो उनको भी अधिकार है धर्म के मामले में, है ना। धर्म उनको ये स्वतंत्रता देती है धार्मिक दृष्टिकोण से कि वो इस प्रकार से नग्न अवस्था में विचरण कर सकते हैं। बाकी अगर कोई भी व्यक्ति जो है, जैन धर्म के अलावा कोई भी व्यक्ति जो है इस प्रकार से सड़कों पर नग्न अवस्था में अगर घूम ले, तो उसको समाज में अश्लीलता फैलाने के जुर्म में अंदर कर दिया जाएगा। तो अनुच्छेद 25 जो है वो हमें इस चीज को बताता है। अनुच्छेद 26 हमें क्या बोलता है? अनुच्छेद 26 बोलती है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मतलब हम जो है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, वो हम मंदिर का निर्माण कर सकते हैं, मस्जिद का निर्माण कर सकते हैं, गिरजाघर का निर्माण कर सकते हैं, या तो फिर गुरुद्वारा का निर्माण हम कर सकते हैं। और इनमें से जो भी आय या इनकम प्राप्त होगी ना, वो आय और इनकम जो है वो मंदिर के निर्माण के लिए, उनके जीर्णोद्धार के लिए, उनके मरम्मत के लिए लगाया जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या बोलती है? यहीं से लिया गया है। धार्मिक प्रयोजन हेतु निश्चित राशि से कर या टैक्स लेने हेतु प्रतिषेध। इसका मतलब क्या हुआ? कोई व्यक्ति जिसके पास पैसा है और वो व्यक्ति जो है लाखों रुपए मंदिर को दान करता है किसी भी वजह से, है ना, चाहे उस मंदिर का अच्छे से निर्माण हो, जीर्णोद्धार हो या कुछ भी हो, तो इनकम टैक्स का जो ऑफिसर है ना, वो इनकम टैक्स का ऑफिसर उनको ये नहीं बोल सकता कि आपको इनकम टैक्स इसके में बदले में देना पड़ेगा। मतलब इनकम टैक्स से ये थोड़ा सा छूट रहता है। इसके अलावा क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति जो है अगर मंदिर मस्जिद का निर्माण कर लिया, मंदिर मस्जिद के निर्माण में जितनी भी राशि उनके पास आ रही है, आय के रूप में हो या चढ़ावे के रूप में हो, दान दक्षिणा के रूप में हो, उनको सरकार को उनमें से कुछ हिस्सा देने की जरूरत नहीं होती। यह अनुच्छेद 27 जो है वह हमें अधिकार देती है। इसके बाद अनुच्छेद 28 जो है, नियम 28, मैंने बताया ना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 के बीच में। तो अनुच्छेद 28 हमें क्या बोलती है? अनुच्छेद 28 ये बोलती है कि कानूनी रूप से कोई भी स्कूल या कॉलेज जिसकी स्थापना हुई है, उस स्कूल और कॉलेज में किसी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जैसे अगर हमारे यहाँ स्कूल की अगर हम बात करते हैं, जिस स्कूलों में हम पढ़ते हैं, वहां पर हमें ये नहीं बोला जा सकता कि हमें हर रोज आरती करनी होगी, हमें यज्ञ करना होगा, हमें अगरबत्ती जलानी होगी। ये कानूनी रूप से क्या है? ये कानूनी रूप से जो है ना वो एक अपराध है, ठीक है। हम भले ही अपने आस्था को प्रकट करने के लिए वहां पर करते हैं, लेकिन कोई भी स्कूल कॉलेज में इस प्रकार से धर्म संबंधी उपासना या धर्म संबंधी कोई कर्म कांड नहीं हो सकता। यह अनुच्छेद 28 से बोलती है। तो ये तो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अब हम आगे जाते हैं ना, तो आगे जाने पर हम देखते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। जो दो ही अधिकार इसमें 29 और 30, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार के बारे में मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूंगा। ये जो अधिकार है, ठीक है, अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में ये जो अधिकार है ना, वो अधिकार केवल अल्पसंख्यक लोगों को ही प्राप्त है, इसके अलावा किसी को नहीं। अल्पसंख्यक किसको बोलेंगे? जो हमारे देश में जिनकी संख्या कम है, ठीक है। जैसे कि सिख की अगर बात करें, पूरे भारत में अगर बात करें, सिख जो है
अल्पसंख्यक है, ठीक है। जैन समुदाय अल्पसंख्यक है, पारसी लोग जो है वो अल्पसंख्यक है, मतलब उनकी संख्या बहुत कम है, इन लोगों को अल्पसंख्यक कहा जाता है। तो इन लोगों को अनुच्छेद 29 और 30 कुछ अधिकार प्रदान करती है, जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 29 क्या बोलती है, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। इसके अंतर्गत वो क्या कर सकती है, इसके अंतर्गत जो अल्पसंख्यक व्यक्ति है वो अल्पसंख्यक व्यक्ति अपनी भाषा, अपनी लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकती है, ठीक है। और इसके अलावा केवल भाषा, जाति और धर्म, संस्कृति के आधार पर ना इन अल्पसंख्यक लोगों को किसी भी शिक्षण संस्थान में पढ़ने से नहीं रोका जा सकता, ठीक है। ये अल्पसंख्यकों के अधिकार है, मतलब वो किसी भी स्कूल में पढ़ सकते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, हम केवल जैन, पारसी या सिख होने के नाते उसको स्कूलों में एडमिशन देने से मना नहीं कर सकते। अनुच्छेद 30 क्या बोलती है, अनुच्छेद 30 बोलती है कि अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। मतलब अल्पसंख्यक क्या कर सकती है, वो चाहे तो अपने स्वयं से स्कूलों का निर्माण कर सकती है। जैसे कि देखे होंगे कहीं पर सेंट एन्स एक स्कूल है, ठीक है, जिसको स्थापित कौन किया है, उसको स्थापित किया गया है ईसाइयों के द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार से जेवियर स्कूल होता है या कोई कॉलेज होता है, वो ईसाइयों के द्वारा उसको स्थापित किया जाता है। कुछ स्कूल या संस्थान जो है वो सिखों के द्वारा स्थापित किया जाता है, जैसे गुरु नानक स्कूल, गुरु नानक कॉलेज, ठीक है। इसी प्रकार से कोई मुस्लिम जो लोग हैं वो लोग किसी कॉलेज या स्कूल की स्थापना करते हैं, जैसे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी है वो है, उसके बाद आपका जैसे हिंदुओं की बात करें तो बनारस यूनिवर्सिटी है। तो खैर हिंदू तो इसमें नहीं आएंगे, तो आपके अल्पसंख्यक जो इस प्रकार से स्कूल कॉलेजों का निर्माण कर सकते हैं। अनुच्छेद 30 जो है उनको ये अधिकार देती है, ठीक है। अब अनुच्छेद 31 जो है ना, अनुच्छेद 31 जो है वो संपत्ति का अधिकार था, ठीक है। इसको मुझे बताना नहीं था लेकिन मैं आपको बताता हूँ। अनुच्छेद 31 हमें क्या अधिकार दिया था एक समय में, वो था संपत्ति का अधिकार। इसके अंतर्गत संविधान उसको तो हटा दिया गया है ना, संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की सूची से निकालकर इसे अनुच्छेद 300A में रखा गया, मतलब एक कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। अब कोई बेटा जो है अपने बाप से लड़ नहीं सकता है कि मेरा मौलिक अधिकार है, ये जो आप घर बनाए हो वो घर का तो एक हिस्सा मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, एकदम जरूरी नहीं है। अब एक कानूनी अधिकार है, एक पिता या एक पूर्वज जो है वो अब चाहे तो संपत्ति से बेदखल भी कर सकता है या अपनी संपत्ति को किसी गरीबों में भी बांट सकता है। उसका बेटा जो है ना उसका कोई मौलिक अधिकार नहीं है अपने बाप की संपत्ति पर हक लेने का, लेकिन अगर वो चाहे तो कानूनी रूप से कानून की सहायता से अपने पिता के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाकर लंबी केस लड़कर वह संपत्ति प्राप्त कर सकता है, इसलिए उसको संपत्ति के अधिकार में रखा गया है। अच्छा एक बात और बताना चाहूंगा, ठीक है। 1951 में एक संविधान संशोधन हुआ था, पहला ही संविधान संशोधन था, उसमें अब 31 को तो हटा दिया गया, लेकिन एक संविधान संशोधन के द्वारा इसी में 31B करके एक नया अनुच्छेद बनाया गया, जिसके अनुसार सरकार जो है ना वो आपकी निजी संपत्ति को सार्वजनिक रूप से ग्रहण कर सकती है। जब सरकार को लगता है कि देश हित में उनको हाईवे का निर्माण करना है, उनको पुल का निर्माण करना है, उनको किसी औद्योगिक क्षेत्र का निर्माण करना है, उसको स्कूलों का निर्माण करना है, उसको कॉलेजों की निर्माण करना है जिससे देश हित और समाज हित हो, तो सरकार जो है आपकी भूमि को अधिग्रहित कर सकती है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, किसी की खेती बाड़ी होती है ना, निजी संपत्ति होती है, लेकिन सरकार जब हाईवे का निर्माण करती है और उस हाईवे के बीच में अगर आपका खेत आ जाता है, ठीक है, आपका खेत आ गया तो आपको खेत को देने से आप मना नहीं कर सकते, आपको वो जमीन जो है अधिग्रहित अनुच्छेद 31B के अंतर्गत आप सरकार जो है उस जमीन को स्वयं अपने कब्जे में ले लेगी और उसके बदले आपको मुआवजा देगी। मुआवजा का मतलब है जमीन का रेट, जमीन की कीमत वो आपको देगी, ये अनुच्छेद B के अंतर्गत है। अब हम देखते हैं, ये तो अनुच्छेद 32 क्या बोलती है। अनुच्छेद 32 जो है ना एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है हमारे लिए, ठीक है। अनुच्छेद 32 क्या बोलती है, वो अनुच्छेद 32 अभी तक के जो हमें मैं जितना भी आपको अनुच्छेद बताया हूं 1 से लेकर के 5 तक, ठीक है, और अनुच्छेद 14 से लेकर के 30 तक, अगर इसमें किसी प्रकार से परेशानी होती है, किसी प्रकार से अधिकारों का हनन होता है, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत हमें यह अधिकार है कि हम अपने इन जो हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे अधिकारों को नहीं दिया है, हमारे
अधिकारों का हनन हुआ है उसके संबंध में न्यायालय, उच्च न्यायालय और जो आपके उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट जो है उस सुप्रीम कोर्ट तक हम अपनी बातों को ले जा सके। मतलब एक प्रकार से ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है ना, इसके अंतर्गत हम नागरिक जो है हमारे साथ किसी भी प्रकार से शोषण होता है, हमें मौलिक अधिकारों को नहीं प्रदान किया जाता या हमें नहीं प्राप्त हो रही है, तो अनुच्छेद 32 हम न्यायालय में केस दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब केस तो लड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट को तो ये अधिकार है कि वो नागरिकों से केस ले सकती है। तो नागरिकों के अधिकारों की समीक्षा करने के लिए और वाकई में उसके अधिकारों का हनन हुआ है, ये सब जानने के लिए ना सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जो है ना, वो मुख्य रूप से 5 प्रकार के आदेश जो है वह संबंधित व्यक्ति को दे सकता है। ठीक है, उनमें सबसे पहला आदेश क्या है, इसको रिट कहा जाता है, इंग्लिश में रिट। ठीक है, तो पहला आदेश क्या है, वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अबे बंदी प्रत्यक्षीकरण का क्या मतलब हुआ? बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति को उसके मूल अधिकार के खिलाफ या किसी भी अपराध के तहत उसको अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर ही पुलिस जो है मजिस्ट्रेट के पास ले जाएगा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब यही है कि सुप्रीम कोर्ट यह आदेश देती है पुलिस को कि यह उस व्यक्ति को हमारे सामने 24 घंटे के अंदर प्रस्तुत करे जिसको गिरफ्तार किया जा सका है, ताकि उसकी बात को या उसके पक्ष को हम सुन सके। इसको बोला जाता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, दूसरा होता है परमादेश। परमादेश का मतलब होता है एक ऐसा आदेश जो किसी व्यक्ति को उस समय जारी किया जाता है जब व्यक्ति अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करता। मतलब ये है कि अगर आप एफआईआर कराने पुलिस के पास गए, अगर आप अपनी पीड़ा बताने के लिए एसडीएम के पास गए या कलेक्टर के पास गए, लेकिन कलेक्टर आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, एसडीएम आपकी बातों को नहीं सुन रहा है, पुलिस अधिकारी आपकी बातों को नहीं सुन रहा है और आप इन सब की शिकायत लेकर आप चले गए न्यायालय में, तो न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये उस संबंधित अधिकारी को ये बोल सकता है कि आपने किस कारण से अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता दिखाई, आपने इन जो फरियादी है, मतलब जो लेके आए आपके पास आवेदन, उसके आवेदन को क्यों नहीं स्वीकार किया। आप अपना पक्ष रखें या तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इसको बोला जाता है परमादेश। तीसरा होता है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख क्या है? प्रतिषेध लेख उस समय जारी किया जाता है जब उच्च न्यायालय के द्वारा निम्न न्यायालय को यह आदेश जारी किया जाता है कि आप जो केस देख रहे हैं ना, वो केस आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, इसलिए उसकी सुनवाई जो है वो आप नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय को यह आदेश जारी कर सकती है कि आपके पास जो केस आया हुआ है उस केस की सुनवाई करने के लिए आप एलिजिबल नहीं है, मतलब आप क्या बोलना चाहिए, आप जो है ना, आपको अधिकार नहीं है, इसलिए उस केस को आप किसी प्रकार से उसको सुनवाई ना करें और न ही उसके ऊपर कोई कार्रवाई करें। ठीक है, ये होता है प्रतिषेध। और उसके बाद है एक उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब क्या होता है? उत्प्रेषण का मतलब होता है, नीचे जो आपको चौथे नंबर में दिखाई दे रहा है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का मतलब ये है कि अगर आपके पास, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट वही है जो उच्चतम न्यायालय होता है, निम्न न्यायालय को एक आदेश जारी करता है कि आपके पास केस अगर बहुत ज्यादा लंबित है, ठीक है, और आपको लगता है कि उस केस को आप मतलब समय सीमा पर नहीं उसको निपटा सकते, तो उस केस को आप उच्चतम न्यायालय या अपने से उच्च न्यायालय की ओर भेज दीजिए। ठीक है, ये होता है उत्प्रेषण। और लास्ट में अधिकार परीक्षा लेख। अधिकार परीक्षा लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई अधिकारी जो है ना, वो अपने कर्तव्य से बाहर, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करता है। ठीक है, जैसे एक एसडीएम है, एसडीएम का अधिकार क्षेत्र होता है, जैसे हम शिक्षक है, हमारे एक अधिकार क्षेत्र है, इसी प्रकार हर व्यक्तियों के एक अधिकार होते हैं, चाहे पंचायत में सरपंच की बात करें या सचिव की बात करें, किसी की भी, हर किसी के एक अधिकार होता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर बाहर जाकर कोई बात करता है ना, या बाहर जाकर कोई काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय जो उस व्यक्ति को पूछता है कि किस अधिकार के तहत आप इस प्रकार से काम कर रहे हैं। या कभी कभार यह होता है कि अगर किसी की नियुक्ति निम्न पद में होता है लेकिन वो उच्चतम पद का कार्य करता है, ठीक है, तो उसको भी जवाब देना पड़ता है कि किस प्रकार से आप
अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर बात कर रहे हैं। तो ये संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो हमारे संविधान का एक बहुत अच्छा अधिकार है, इसीलिए भीमराव अंबेडकर ने इसको संविधान की आत्मा कही थी। ठीक है, मैंने आपको बताया संविधान की आत्मा प्रस्तावना को भी बोला जाता है, ठीक है, और ये इसको भी आत्मा कहा गया है, लेकिन संविधान की आत्मा मूल रूप से प्रस्तावना को ही कहा जाता है। इस चीज को याद रखेंगे। इसको भीमराव अंबेडकर ने अपनी तरफ से कहा है कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है वो आत्मा है संविधान की। ठीक है, तो ये हो गया। तो हम अभी तक देखे हैं कि 14 से लेकर के आपके अनुच्छेद 14 से लेकर के 32 तक ही प्रमुख रूप से आपके अधिकार हैं। उसके बाद 33-34 भी आपके अधिकार हैं, ठीक है, आपके मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, लेकिन हम पूर्ण रूप से उसके खिलाफ कानूनी रूप से हम वो नहीं कर सकते। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, 32 तक आपको समझ में आ गया, 32 के बाद 33, 34 और 35 आपको बताता हूँ। तो अनुच्छेद 33 हमें क्या बोलती है? अनुच्छेद 33 में संसद को यह अधिकार है, ठीक है, कि कुछ विशेष सर्विस वाले होते हैं, है ना, नौकरी वाले होते हैं, जैसे सेना, ठीक है, जिसको आर्मी कहा जाता है, या विशेष खुफिया विभाग, ठीक है, इन लोगों के मौलिक अधिकार में ना कुछ कटौती या कुछ नियंत्रण किया जाता है, ताकि देश की इससे हिफाजत हो सके। जैसे कि आप सकता, तो संसद जो है ना उनके मौलिक अधिकारों पर विशेष रूप से कुछ नियंत्रण स्थापित करते हैं। ठीक है, यह अनुच्छेद 33 जो है वह संसद को यह अधिकार देती है। इसके बाद अनुच्छेद 34 जो है वह यह अधिकार देती है संसद को कि किसी विशेष राज्य में अगर संवैधानिक विफलता हो गई है, ठीक है, वहां पर वो सैनिक शासन रख सकता है, सैनिक शासन की स्थापना कर सकता है। जैसे प्रकार से किसी भी राज्य में जब किसी प्रकार से सरकार अपना काम का सही ढंग से नहीं कर पाती, आपातकाल लग जाता है या कुछ होता है, तो सैनिक शासन लगे हुए राज्यों के जो नागरिक होते हैं उन नागरिकों के अधिकार को भी उस समय के लिए कम कर दिया जाता है। ठीक है, जैसे आपातकाल लग गया, कोरोना का भी काल चल रहा है, तो हमारे अधिकार भी थोड़े से कम हो गए ना। दुर्ग, भिलाई, बिलासपुर, रायपुर में देखोगे हर व्यक्ति अभी नहीं घूम सकते, इधर उधर नहीं घूम रहा है क्योंकि उसके अधिकार अभी कम हो गए हैं। लॉकडाउन चल रहा है देश भर में, ठीक है, या कुछ राज्यों में, तो अनुच्छेद 34 जो है यही अधिकार देती है। आगे है अनुच्छेद 35। तो अनुच्छेद 35 जो है, मैंने बताया भारतीय संविधान के 12 से 35, तो 35वां अनुच्छेद या नियम हमें क्या बताता है कि मौलिक भारत की संसद जो है ना वो हमारे लिए मौलिक अधिकार, नया मौलिक अधिकार बना सकती है। जैसे 21 का के अंतर्गत एक नया मौलिक अधिकार जोड़ा था, इसी प्रकार से कुछ मौलिक अधिकारों को घटा भी सकती है, जैसे संपत्ति के अधिकार को घटाया था, या उसमें कुछ आंशिक रूप से परिवर्तन भी कर सकती है। तो अनुच्छेद 35 जो है वो भारतीय संसद को इस प्रकार से अधिकार देती है। ठीक है, ये तो हो गया आपका अनुच्छेद 35। अच्छा, मैं आपको इसके बारे में भी बताने वाला था, कश्मीर के बारे में। अनुच्छेद 35 जो है ना उसको एक नया जोड़ा गया था, जहां पर केवल अनुच्छेद 35 केवल कश्मीर के लिए ही लागू है, जहां पर कश्मीर के नागरिकों की नागरिकता परिभाषित की जाती। कौन कश्मीर का नागरिक होगा? आपको पता है कि एक समय में, है ना, अभी तो धारा 370 हट गई है, वहां अनुच्छेद 370 हट गई है। इससे पहले क्या होता था, कश्मीर में कोई भी व्यक्ति जो है ना वहां पर जाकर न तो वह जमीन ले सकता था, न स्थायी रूप से निवास कर सकता था, न तो व्यापार कर सकता था, या न ही निवास कर सकता था। ठीक है, तो हमारे मौलिक अधिकार कश्मीर में लागू नहीं होते थे, लेकिन अनुच्छेद 35 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर के जो वहां पर विधानसभा है या वहां की जो कानून बनाने की जो संस्था है ना, उसको एक अधिकार दिया गया था कि आप जम्मू कश्मीर के लिए नागरिकों को परिभाषित कर सकते हैं। मतलब कौन नागरिक होगा, जम्मू कश्मीर का नागरिक कौन होगा। ठीक है, तो साथियों ये मेरा छोटा सा प्रयास था भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों से रूबरू कराने का। आशा है आप सबको ये अच्छा लगा होगा और आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।